हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों के लिए क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ बोर्ड के जो सैंपल पेपर्स हैं जो कुछ सालों के होंगे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो 2023 जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट जिनका था उनके लिए ये कंडक्ट हुआ था। इसके 3 सेट थे। सेट फर्स्ट आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं और इसी का जो सेकंड सेट है और थर्ड सेट है उनको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सेट 1 में दिख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस सैंपल पेपर में इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले सेक्शन ए में आपके 1 से 18 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 19 से 20 दो क्वेश्चन असर्शन रीजन होंगे। हर क्वेश्चन सेक्शन ए का 1 मार्क्स का होगा। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को सारी बात समझ में आ गई होगी। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 31 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा। सिमिलरली सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक हर क्वेश्चन का 5 मार्क्स होगा। सिमिलरली सेक्शन ई की बात करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 38 तक, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, ओके, आई थिंक यहां तक सारी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहां पर है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है 3/3 और ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको यहां पर दिया हुआ है 6। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है उसका डिटर्मिनेंट आपको यहां से फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 और यहां पर आप इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 मींस 3-1 यानी कि डिटर्मिनेंट ए की पावर यहां से कितनी होगी 2। ओके, सो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहां पर 6 है। 6 का स्क्वायर यहां से इसका 36 आएगा। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंटीग्रेशन 0 से π/6 साइन ऑफ 3x dx, तो आप साइन 3x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं माइनस कोस 3x अपॉन 3 और उसके बाद इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1/3 यहां से आपके पास आएगा कोस π/6 को जब आप पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 π/2 हो जाएगा एंड यहां से कोस ऑफ 0। सो -1/3 कोस π/2 होता है यहां पर 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। सो फाइनल आंसर यहां पर आपके पास आएगा 1/3 जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑल 3 आर यूनिट वेक्टर। ओके, ये सब यूनिट वेक्टर है। तो आपको यहां पर थीटा है वो ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, यहां से ये लिखा हुआ है देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ओके, आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर ये क्लियरली थोड़ा मेंशन नहीं है, ये यहां पर थीटा है। ठीक है, सो आप देखो कैसे इसको कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप ऐसे देखिए
अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस होगा आपके पास 1। और आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप इसके आइडेंटिटी को ओपन कर सकते हैं, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और राइट साइड में आपके पास 1 है। ओके, नाउ इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि ए का ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर हैं। और यहां से ए डॉट बी इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड थीटा बिटवीन देम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। आगे आपके पास 1 है, अगेन यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू भी 1 है, मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू भी आपके पास 1 है और आगे 1 लिखा हुआ है। सो यहां से आपके पास 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 होगा एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 आएगा। ओके, और यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos π/3। ठीक है, cos 60 पर आपके पास 1/2 होता है। सो यहां से आप और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं cos सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3, तो आपके पास आ जाएगा यहां पर cos ऑफ 2π/3 एंड लेफ्ट साइड में आपके पास cos ऑफ थीटा है। सो फाइनली आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं थीटा की वैल्यू आपके पास 2π/3 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन ए में यहां से दिख रही होगी। ओके, यहां से इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रोजेक्शन ऑफ आई वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, न्यूमिनेटर में तो, एंड डिनोमिनेटर में आप सेकंड वेक्टर को डिनोमिनेटर में इसके मॉडुलस के साथ लिखेंगे। ओके, नाउ आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है, और आई डॉट जे और आई डॉट के की वैल्यू 0 होगी। और डिनोमिनेटर की बात करूं तो यहां पर इसका मॉडुलस 1 + 1 + 4, सो इट इज 1/√5। ठीक है, 1/√5 आएगा और यहां से ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और आपको ये ऑप्शन ए में अगेन यहां पर दिख रहा है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन एंड द एल्डर चाइल्ड इज गर्ल, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों के दोनों गर्ल्स हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सैंपल स्पेस है उसमें आप क्या लिख सकते हैं, 2 चिल्ड्रन के लिए या तो दोनों के दोनों बॉयज हैं B1 B2, या फिर फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, या दोनों के दोनों गर्ल होंगे। ओके, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 4। नाउ ए की बात करते हैं, एक कौन सा इवेंट है, उसमें लिखा है द एल्डर चाइल्ड इज गर्ल। तो एल्डर चाइल्ड यहां पर गर्ल हो, ऐसे कौन कौन से केस आप यहां से देख पा रहे हो। देखिए एल्डर चाइल्ड गर्ल इस केस में है एंड इस केस में है, तो यहां पर G1 B2 और G1 G2। ठीक है, यहां से ए सेट में टोटल 2 एलिमेंट होंगे। अब बात करते हैं बी इवेंट की। बी इवेंट में कहता है कि बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, तो बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स मींस G1 एंड G2 की बात की जा रही है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 1। नाउ ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, दोनों में जो कॉमन है वो आपके पास है G1 G2, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन इज अगेन 1। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, उसको आपने बी इवेंट कंसिडर किया है तो उसको ऊपर लिखा जाएगा एंड उसके नीचे आप ए लिखेंगे, और यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपने यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज की है, इंटरसेक्शन में 1 है और टोटल है 4।
और डिनोमिनेटर में a की बात की जाए तो उसमें 2/4। सो फाइनल आंसर आपके पास यहां से 1/2 आएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, सी ऑप्शन होगा। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो किससे पास हो रही है उसको आप ए वेक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां से एक सेकंड, यहां से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें आप ए वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं किसको, 2 - 4 एंड 5 को, जो कि कितना होगा यहां से 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। और उसके बाद बी वेक्टर क्या होगा, ये लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x + 3/3 इज इक्वल टू y - 4/2 और z + 8/6। तो सबसे पहले आप इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, देखिए यहां से आप लिख सकते हैं 3 और यहां पर 2 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे यहां से -2, क्योंकि आपके पास 4 - y है। तो आप जब y - 4 करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास -2 आएगा। एंड z + 8 के अपॉन में 6 लिखा हुआ है वो ठीक है। तो यहां से जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। नाउ वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। सो इसको आप लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b के लिए आप लिख सकते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। और इसको आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी में आप इसको यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ऑप्शन बी में देखिए आप इसको, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 2i - 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा 3i - 2j प्लस 6k। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है यहां से क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दो डिटर्मिनेंट आपको दिए हुए हैं, दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हैं। तो आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2x² प्लस 15 इज इक्वल टू, सेकेंड डिटर्मिनेंट से आएगा 20 + 3। सो इट इज 2x² प्लस 15 एंड यहां से आप लिख सकते हैं 23। सो 2x² इज इक्वल टू, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 8 और x² इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आपके पास यहां से +-2 आ जाएगी। ओके, और +-2 आप देख सकते हो ऑप्शन सी में इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आप कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 3 और सेकंड रो और थर्ड कॉलम को आप डिलीट करें, सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को जब डिलीट करेंगे जीरो की वजह से, तो आपके पास यहां से आएगा 4 3 उसके बाद आएगा 1 एंड 2। ठीक है, यहां से कौन कौन से एलिमेंट लिखे मैंने, पहले तो इन दोनों एलिमेंटों को लिखा, 4 इस 4 को, यहां पर जो 3 इस 3 को, फिर उस 1 को यहां पर एंड इस 2 को लिखा मैंने। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, -1 की पावर 5 मीन्स -1 हो जाएगा एंड यहां से आपके पास आएगा 4 2 जा 8 -3। सो यहां से आपके पास इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा -5 और -5 किस ऑप्शन में आप यहां से देख सकते हैं, -5 आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन में यहां पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में द डिफरेंस
ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर होता है आपने मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर डबल डेरिवेटिव है, मतलब आपने यहां पर 2 बार डेरिवेटिव किया है। एंड अगर आप इसके बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री के लिए पहले आप देख सकते हैं ये पोलिनोमियल फॉर्म है, और पोलिनोमियल है तो जिसका आपने ऑर्डर देखा है उसी की हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो आपके पास अगेन यहां पर 2 है। तो आपसे पूछा इनका डिफरेंस, तो ऑर्डर माइनस डिग्री कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 विच इज 0, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th की। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपको जो रिजल्ट यूज करना है वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए। तो ए स्क्वायर का मतलब आपके पास है 1 माइनस 1 माइनस 1 1 को दोबारा से आप इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और के ए अगेन आपके पास यहां से 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 1 होगा, ठीक है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम मेथड से, तो 1 और 1 2 आ गए यहां से, एंड यहां से आपके पास आएगा कितना, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इस k को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर k माइनस के एंड k होगा। अब इनको आप अगर आप यहां से कंपेयर करते हैं तो आप लिख सकते हैं k की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 2 आएगी। ओके, और k की वैल्यू 2 आ रही है तो वो आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, वो आप यहां से देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आपको यहां से इसकी वैल्यू दिख रही है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से इस cos 2x की वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस cos 2x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, इसको आप लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और आगे dx। अब आप इसको यहां से सेपरेट कर सकते हैं, इस cos स्क्वायर के अपॉन में, इस cos स्क्वायर x के अपॉन में अगर आपने cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x रख दिया तो आपके पास यहां से 1 अपॉन साइन स्क्वायर x आएगा, माइनस अब आप यहां से इस cos साइन स्क्वायर x के अपॉन में अगेन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x पुट करेंगे तो आपके पास 1 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है। और उसी के साथ यहां पर लिखा हुआ है dx। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं यहां पर कोसेकेंट स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकेंट स्क्वायर x dx, ठीक है। सो यहां से कोसेकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ कोट x, और माइनस सेकेंट स्क्वायर x का तो हो जाएगा सिर्फ 10x। तो यहां पर माइनस 10x और माइनस कोट x, या माइनस कोट x और माइनस 10x, वो आपको ऑप्शन बी में यहां से दिख रहा है। ओके, अब बात करते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12th में आपके पास आपको यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस y, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस y अपॉन x, और आप इसको यहां से सेपरेट कर सकते हैं 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस y अपॉन x। सो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं यहां पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर आप इसको ऐसे कीजिए माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू 3x, ठीक है, इट इज 3x। नाउ इसको आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो p की वैल्यू यहां से माइनस 1 बाई एक्स एंड q की वैल्यू यहां पर 3x होगी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन p dy, सॉरी p dx, ठीक है, यहां से होगा p dx।
तो e की पावर इंटीग्रेशन -1/x dx, e की पावर माइनस log ऑफ x और e की पावर log ऑफ x की पावर -1। सो यहां से आपके पास x की पावर -1 यानी कि 1/x आएगा, और 1/x आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट फिर भी बचता है यहां पर इतना समझाने के बाद, तो आप वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए। और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने बाकी दोस्तों से भी करवाइए, ताकि यहां पर जो आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसका पूरा बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिल सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12th की। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है 2x प्लस y माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट इस हाफ प्लेन में लाई करता है। तो आप एक ऑप्शन को चेक कीजिए, पहले 0,8 को चेक करते हैं। तो 0,8 को कैसे चेक करेंगे आप, यहां पर 2 इंटू 0 प्लस 8 माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास 4 लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, यहां पर ये गलत है। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन सेकंड जो है वो है 1,1। अब 1,1 को आप इस यहां पर चेक करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास -1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है यहां से। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काफी लेंथी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कैसे इसको आप सोल्व करेंगे। यहां पर आपके पास कोस x की पावर y इज इक्वल टू यहां पर कोस y की पावर x है। अब आप क्या करते हैं, यहां पर दोनों तरफ log अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके दोनों तरफ log अप्लाई किया, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो इसका y है उसको आप यहां पर आगे लिख सकते हैं, और इसका जो x है उसको भी आप यहां पर आगे लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप समझ में आया आपको। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें आपने दोनों तरफ log यूज किया, और log यूज करने के बाद आपने उनके पावर को आगे ले लिया log की प्रॉपर्टी से। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो y एज इट इज प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। यहां पर cos x सेम, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन आपके पास यहां से माइनस साइन x होगा, प्लस उसके बाद यहां पर log ऑफ cos x को तो सेम रखा गया है, और y का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड से x अपॉन कोस y, और कोस y का हो जाएगा यहां पर माइनस साइन y, और फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स प्लस, अब यहां से log ऑफ कोस y को तो रख दिया सेम, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां से 1। ओके, अब आप यहां से dy बाई डी एक्स की जो टर्म्स है उनको एक तरफ कर सकते हो, तो आपके पास यहां से कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स के साथ कितना आएगा यहां से log ऑफ cos x, एंड उसके बाद इस माइनस को आप इधर लेके आएंगे तो प्लस x टेंजेंट ऑफ y आएगा। राइट साइड में आपके पास log ऑफ cos y, एंड इस लेफ्ट मोस्ट पार्ट को आप राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस y ऑफ टेंजेंट x होगा। ठीक है, सो अब आप यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू को इजिली चेक कर सकते हैं। कितना होगा यहां से log ऑफ cos y प्लस y ऑफ टेन एक्स, डिनोमिनेटर में log ऑफ cos x प्लस x ऑफ टेंजेंट y। ओके, और ये आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में यहां से आपको दिख रहे हैं। आप यहां से ऑप्शन डी को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए y 10x है और log cos y है, ठीक है ऊपर, और नीचे कितना लिखा हुआ है देखिए यहां पर x 10y प्लस log ऑफ cos x है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहां से, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है, इट इज गिवन दैट
x इंटू मैट्रिक्स है कोई और राइट साइड में मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं यहां से, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप x मैट्रिक्स को कंसिडर कर सकते हैं ए बी सी डी, और उसके बाद यहां से आपके पास है 3 2 1 -1, और राइट साइड में आपके पास 4 1 2 एंड 3 होगा। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से आएगा 3a प्लस बी, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस बी। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो आपके पास 3c प्लस डी होगा, एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c माइनस डी आएगा, और राइट साइड में आपके पास 4 1 2 3 होगा। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, सो 3a प्लस बी तो 4 के इक्वल है, एंड यहां से 2a माइनस बी 1 के इक्वल है। इस पे आप एलिमिनेशन मेथड जब अप्लाई करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास 5a इज इक्वल टू 5, सो a की वैल्यू 1 आएगी। a की वैल्यू 1 आप यहां पे पुट करोगे तो आपके पास आएगा कितना, यहां से 3 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 4, सो b की वैल्यू भी आपके पास 1 आएगी। अब आप बाकी बची हुई दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, तो 3c प्लस d इज इक्वल टू 2 एंड 2c माइनस d इज इक्वल टू 3। यहां से आप देख सकते हैं d से d कैंसिल हो रहे हैं, तो 5c इज इक्वल टू 5, सो c की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 आप यहां पे पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस d इज इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू आपके पास -1 आएगा। देयरफॉर जो x मैट्रिक्स है जिसको आपने a b c d कंसीडर किया था उसको आप लिख सकते हैं 1 1 1 एंड -1। ओके, और ये आपको किस ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है आप ध्यान से देखिए, यहां पर ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो आपके पास एक पैरेललोग्राम है। देखिए लेट अस सपोज इट इज ए पैरेललोग्राम ABCD। नाउ हमें यहां से AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए पहले तो AC वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ABC में यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन आप लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, एंड BD वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपके पास BD वेक्टर। तो इन ट्रायंगल ABD यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन आप लिख सकते हैं इट इज BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर। ओके, नाउ AB वेक्टर को आप यहां से माइनस AB वेक्टर लिख सकते हैं, BC वेक्टर सेम लिख दिया मैंने। फिर आगे एक मिनट, यहां पर मैं BA वेक्टर लिखना चाहता था यहां पर। ठीक है, तो देखिए यहां से आपके पास आएगा AB को आपने माइनस BA कर दिया, आगे BC, और आगे यहां पर BA वेक्टर सेम है, और AD को इस AD वेक्टर को आप BC वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। उसके बाद आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं ये BA वेक्टर तो दोनों तरफ से कैंसिल होगा, और आपके पास जो रिजल्ट है वो आएगा 2BC वेक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको यहां पर दिख रहा है। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को सारी बातें काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास x इज इक्वल टू a cos थीटा और प्लस b sin थीटा, एंड यहां से आपके पास y कितना है, y आपके पास a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ओके, सो आप यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx अपॉन डी थीटा में आपके पास आएगा माइनस ऑफ a sin थीटा प्लस b cos ऑफ थीटा, एंड यहां से आप क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ओके, आई थिंक यहां तक हर स्टूडेंट कंफर्टेबल होंगे। अब देखिए यहां से आप इसको और क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहां पर,
इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप माइनस ऑफ वाई लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपने इसके जैसा यहां पर क्रिएट करना चाहा तो उसके लिए माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा यहां से। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी थीटा में जो ये पोर्शन आपको यहां से यहां तक दिख रहे हैं, इसको आप इसी के जैसा देख पा रहे हैं यहां पर, तो इट इज एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। सो इट इज एक्स अपॉन माइनस ऑफ वाई। क्लियर? अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहां से इसको u अपॉन वी इस पर अप्लाई करेंगे तो dy अपॉन dx कितना आएगा, देखिए यहां से आएगा आपके पास वाई स्क्वायर, माइनस को आप बाहर रख सकते हैं और यहां से आपके पास y, फिर x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज एंड y का डिफरेंशिएशन आपके पास dy अपॉन dx आएगा। ओके, नाउ अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो एक मिनट, यहां पर देखिए हमने डबल डेरिवेटिव किया है, सो यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ओके, अब देखिए यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा और राइट साइड में आपके पास माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है। और इन सभी टर्म्स को अगर आप लेफ्ट साइड में करते हैं तो आई थिंक यहां पर ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप यहां से इसको मैच कर सकते हैं ऑप्शन ए में। ओके, आई थिंक हर स्टूडेंट को काफी अच्छे से सारी बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी। अगर सारी बातें समझ में आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि हर 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इन लेक्चर्स का पूरा बेनिफिट मिल सके। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इस डायग्राम में एलपीपी का क्वेश्चन है, ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। सो इसमें आपके पास एक तो जेड दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। 2ax, पहले सभी स्टूडेंट्स इसको हर क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रिक अपना सकते हैं, पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको खुद उसको ट्राई करना है और जैसे आपको समझ में आता है उसके बाद आप वीडियो को चेक आगे कर सकते हैं कि आपने करेक्ट किया है या कहीं आपसे थोड़ी सी गलती हो गई होगी। ठीक है, आप चेक जरूर कर सकते हैं। तो पहले आप खुद से जरूर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जेड आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और यहां से आपको बता रखा है कि जेड जो है वो ए पॉइंट पर जो कि आपके पास था 250, 0 एंड जेड पॉइंट बी पर विच इज 200, 50, इन दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। सो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए अगर आपने x की जगह पे 250 सब्स्टिट्यूट किया तो इट इज 500a प्लस 0, तो 0 तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपने अगर 200 यहां से 200 को x की जगह पे पुट किया तो आपके पास 400a आएगा एंड 50b आएगा यहां से। ठीक है, नाउ दीज टू आर इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है यहां पर दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आती है। सो 500a इज इक्वल टू 400a प्लस 50b और यहां से आपके पास बचेगा 100a इज इक्वल टू 50b और आपने 50 से यहां पर कैंसिल किया, सो 2a इज इक्वल टू b। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं असर्शन रीजन की, जो क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 20 तक है। ठीक है, आपको आपके जो बोर्ड के पेपर में इसी टाइप से हर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, उसकी टाइप ये रहेंगी सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास है यहां पर असर्शन जो इसका है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ यहां पर कोट इनवर्स √3। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 ही होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके आप इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो π/ आपके पास 6 ही इसकी वैल्यू होती है। तो जो इसका असर्शन है वो करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की, तो रीजन देखिए, रीजन तो यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर कोट इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या दी हुई इसने, r माइनस और करली ब्रैकेट में -1 से 1 ऐसे दे रखे हैं, जो कि यहां पर गलत है। इसका करेक्ट
इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, आर माइनस ऑफ, यहां से देखिए यहां पर एक्चुअली इसका डोमेन पूछा हुआ है ना, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो सिर्फ इसका रियल ही होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ था वो इसका गलत गलत था यहाँ पर, ठीक है। सो रीजन गलत है, और ऐसा अगर है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द वर्टिसेस, ए पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, बी सी एंड डी, आपको एक रोम्बस प्रूव करना है। तो अगर आप रोम्बस यहां पर चेक करेंगे तो रोम्बस के लिए जो देखो रीजन में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आपके पास अगर एक रोम्बस है कोई, और रोम्बस है ए बी सी डी, तो सबसे पहले तो चारों साइड इसकी इक्वल होने चाहिए, मतलब ए बी बी सी डी एंड डी ए, ऑल ऑफ दीज आर इक्वल। नाउ इट्स डायगोनल, एक तो ये डायगोनल है AC एंड दूसरा डायगोनल है इसका BD, ठीक है। ये दोनों डायगोनल यहां पर नॉट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ऐसी इसकी डेफिनेशन से होता है। तो इसका जो रीजन है वो तो करेक्ट है। अब बात करते हैं इसके असर्शन की। तो असर्शन में आप यहां पे चेक कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले तो आप AB डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, फिर BC डिस्टेंस, फिर CD डिस्टेंस और फिर DA डिस्टेंस, ये सारे आपको यहां पर सेम मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप AC की वैल्यू और BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो असर्शन है वो भी आपके पास क्या मिलेगा, यहां पर करेक्ट मिलेगा, असर्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर इसका असर्शन करेक्ट है तो आप कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें इफ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, यहां से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। उसके बाद ए वेक्टर डॉट को कॉमन, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप लिख सकते हैं या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा, या फिर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, या फिर ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ, ओके। सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, यहां से आप लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और यहां से ए वेक्टर क्रॉस को जब कॉमन लेंगे तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और यहां से क्या इंप्लाइज होता है, ए वेक्टर इज 0 वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज 0 वेक्टर, और ए वेक्टर इज पैरेलल विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ओके। यहां से आप लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, यहां से भी आप लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में आप एंड समझ के चलेंगे, यहां पर लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में एंड, ठीक है। सो यहां पर जो कॉमन कंडीशन है उसको आप देखना चाहेंगे। देखो ये तो हो गया रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है, और ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों में एक में पैरेलल एक में कॉमन है, तो इसको भी आप यहां से रिजेक्ट करेंगे। सो फाइनल जो कंडीशन यहां पर दोनों में जो मैच हो रही है वो है बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ओके, क्योंकि यहां से हमें कॉमन कंडीशन देखनी थी, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहां से कॉमन कंडीशन इज, कॉमन कंडीशन क्या हो सकती है, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ओके।
आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का जो फर्स्ट पार्ट है वो। यहां पर आपके पास tan इनवर्स एंड cosx डिवाइड बाय 1 माइनस sin x। ओके, अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं यहां से। टेंजेंट इनवर्स जो cosx है इसको आप लिख सकते हैं यहां से cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 को आप लिख सकते हैं यहां से cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड साइन x को आप यहां से लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ओके, नाउ टेंजेंट इनवर्स ऊपर आप लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी के आइडेंटिटी से cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। डिनोमिनेटर में आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहां से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर tan इनवर्स यहां से हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं यहां से टेंजेंट इनवर्स आप इसको डिवाइड कर सकते हैं cos x बाई 2 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो 1 प्लस tan x बाई 2 एंड 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2 होगा। और आप यहां से इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स यहां से टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 और आप यहां से tan इनवर्स को 10 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा यहां से पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से सारी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए आप कैसे करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर तो चॉइस है बट मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपके पास यहां से प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r2 are given by fx is greatest integer x is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, तो देखिए fx एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और f है वो रियल टू रियल है। ओके, सो आप देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं 1 1 के लिए आप क्या लिखेंगे। देखिए अगर आपने कोई दो रियल वैल्यू कंसीडर कर ली, ठीक है, आप यहां से इसको ऐसे समझिए ये आपके पास एक रियल नंबर है, दूसरा रियल नंबर यहां से आपके पास, तो आपने यहां पर सपोज 2 और 2.3 को कंसीडर किया तो दोनों का ही जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो कितना होता है यहां पर 2। ठीक है, तो यहां पर दो सेम वैल्यूज के दो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए आपको एक सेम वैल्यू मिल रही है तो आप लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, और अगर बात की जाए ऑन टू की तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो इस फंक्शन की जो रेंज होगी रेंज, ठीक है, वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगी जबकि इसका कोडोमेन जो होगा फंक्शन का कोडोमेन वो यहां पर आप देख सकते हैं रियल है। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो नोट ऑन टू होगा, इसका मतलब हो जाएगा फंक्शन इज नोट ऑन टू। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस वेन डायग्राम के आगे साइड में लिखना है यहां पर देयर आर टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, दीज आर 2 and minus 2 and 2.3 and which assign the same value to, so the function is not 1 1। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए
क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, फंक्शन आपको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू यहां से फंक्शन दिया हुआ था 2x प्लस 2 k और 3x। कब? अगर x लेस देन 2 है, x इक्वल टू 2 है और x ग्रेटर देन 2 है तब। तो आपको k की वैल्यू बतानी, अगर फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है तो आप क्या लिखेंगे? एट x इज इक्वल टू 2 इफ fx is continuous then left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, ऐसा होगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिख सकते हैं 2 से लेस के लिए? आपके पास 2x प्लस 2 है, उसमें आप x के प्लेस पे 2 को रिप्लेस कर देंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास 3x है, वहां पर भी आप 2 रिप्लेस कर देंगे और f2 की वैल्यू आपके पास यहां से k है। सो यहां से 6 इज इक्वल टू k। सो फाइनल वैल्यू ऑफ k इज 6 if the given function is continuous. Now क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कि अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपको इंटरवल बताना है क्या होगा। तो आप सबसे पहले तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, विच इज 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आप इसको जीरो की इक्वेट करेंगे। जैसे आप जीरो की इक्वेट करके यहां से 4x को कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना आएगा यहां से, एक सेकेंड आप ऐसा समझिए। अगर आपने यहां पर डिफरेंशिएशन ही किया है, उसके बाद आपने 4x को कॉमन ले लिया, सो x स्क्वायर माइनस यहां से आपके पास 3x प्लस 2 आएगा, एंड उसके बाद यहां से 4x, इसको आप फैक्टराइज कर देंगे तो x माइनस 2 x माइनस 1 आएगा। अब आप इसको जीरो की इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो आप 0, 1 एंड 2 आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, सो आपको क्या बताना है ये इस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन कैसा है, यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब आप इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए यहां पर। ठीक है, अगर आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पर 0, 1 एंड 2 है। ठीक है, अगर आपने 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू यहां पर पुट की, ठीक है, जहां पर मैं ये बॉक्स क्रिएट कर रहा हूं, इस बॉक्स में यानी कि इस डेरिवेटिव में आपने कोई भी 2 से बड़ी वैल्यू पुट की, तो आप देखिए क्या वैल्यू ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहां से 4 तो पॉजिटिव है, फिर यहाँ पर x के प्लेस पे 2 भी पॉजिटिव आ जाएगा, 2 से कोई बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल 2.2, तो 2.2 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, 2.2 माइनस 1 इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो सारे नंबर यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद 1 और 2 के लिए अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा नेगेटिव, 0 और 1 के बीच में अगेन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो आप चेक कर सकते हैं फॉर पॉजिटिव साइन के लिए जो इंटरवल यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से इंटरवल्स होंगे वो देखिए आप, 0 से 1, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इन सभी इंटरवल्स के लिए जो फंक्शन होगा आपका, वो फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इन सब के लिए जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल दीज इंटरवल्स। तो जो इंटरवल है वो क्या होंगे, 0 से 1 और 2 से इनफाइनाइट। ओके, अब बात करते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहां पर आपके पास है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 24 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 है। सो आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। और यहां से आप क्या करते हैं, आप यहां से इसका मॉडुलस लेके और स्केयरिंग भी साथ साथ कर लेते हैं। तो आपने इसके आइडेंटिटी ओपन कर दी, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2
बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से इक्वल टू 0 आ गया और यहां से इसकी वैल्यू थी 7। सो 7 का जो स्क्वायर है यहां से आ जाएगा 49 प्लस उसके बाद आपके पास यहां से 24 है, इसका स्क्वायर आएगा आपके पास 576 और उसके बाद 25 का स्क्वायर आपके पास आएगा 625। यहां से आपने 2 ले लिया कॉमन, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा। और यहां से अगर आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू निकाली तो आपके पास -625 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि जो इनका जो सम होगा मैं लिख देता हूं, चलो यहां पर इन सभी का जो सम होगा यहां पर वो आएगा -1250 और डिवाइड बाई 2, तो यहां से आ जाएगा -625। ओके, सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, 25 का जो सेकंड पार्ट उसकी बात करते हैं। कोई लाइन है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। तो आपको पता है यहां से कि अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बनते हैं तो आपके पास एक रिलेशन होती है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। आप एल एम एन से भी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोस स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर गामा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। जैसे 1 को आप यहां से कैंसिल करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा आ जाएगा। यहां से इस 1 से इस 1 को आप कैंसिल कर रहे हैं और इस 1 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और जैसे आप दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल करेंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा एंड यहां से साइन स्क्वायर बीटा आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा का जो सम है उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी यहां तक। ओके, यही आपको यहां से प्रूव करना था। ओके, आई थिंक यहां तक हर स्टूडेंट को सारी बातें काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इन सभी लेक्चर्स का पूरा बेनिफिट उठा सके। और यहां पर हम जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं उसको पूरी तरह से सक्सेस मिल सके। ओके, सो और अगर कोई यहां पर नया स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यहां पर इसी तरह से आपको काफी सारे पेपर्स और सोल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस पेपर पे मैंने क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन बी तक कंप्लीट कर दिया है। अब जो सेक्शन सी है उसको आप देख सकते हैं, ये आप लोग खुद जरूर ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता हो तो आप इनको नेक्स्ट वीडियो में देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोल्व करवाऊंगा, तो आप एक बार देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 29 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, 31, उसके बाद 32 क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 32 है इनोस्टिग्नोमेट्री का, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 35 यहां तक आपके सेक्शन डी तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब सेक्शन ई जो है वहां पर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट केस स्टडी टाइप क्वेश्चन ये है यहां से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 है जो केस स्टडी का है। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 37 है केस स्टडी का। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है जो केस स्टडी का है, वो ये है यहाँ से। ठीक है, ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।
और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।